हेलो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ क्लास में। सभी स्टूडेंट्स आ गए? कुछ अभी बाकी है? हेलो, अनाउंसमेंट करना है। खड़े कर दीजिए। पूरी क्लास में नहीं मिला? ये बाकी लोगों को मिल चुका, जिनका हाथ खड़ा नहीं है भाई। हाथ खड़ा कर दीजिए यार, कितने स्टूडेंट्स को नहीं मिला है। तो आप लोगों का 8-9 बजे तक जो क्लास होना है, तो जाते वक्त आप लोग डीपीपी लेकर के जाएं। ठीक है? 8:50 तक आप लोगों का क्लास है ना, तो जाते वक्त लेके जाइएगा। एसी बंद करो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं दिया ना, तो ये जो अपना फ्रिक्शन वाला होमवर्क है वो सारा सैटरडे को डिस्कस होगा, और आज वर्क पावर एनर्जी का होमवर्क मिलेगा आपको। क्लियर है? तो एक मिनट, तो अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क डन की हमने बात की है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग थोड़ा सा समझने में, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर जो स्प्रिंग का वर्क डन है वो कैसे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली मैं स्प्रिंग के लिए पाथ शब्द यूज नहीं कर रहा हूं कहीं भी। मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूं? एक एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन तक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग। बात समझ गए? तो जब आप इसके डेप्थ में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे इन जनरल तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई वर्क अगर पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अभी हालांकि हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस नाम रखना है आगे चल के कि अगर आपका फील्ड कैसा हो, वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे फील्ड को? कंजर्वेटिव। ये हम लोग बाद में ये डेफिनेशन ही बोलनी है और कुछ नहीं बोलना है। बट अगर आप स्प्रिंग को एनालाइज करेंगे तो स्प्रिंग के हम एक एंड की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो दोनों पार्टिकल कैसे चल रहे हैं, दोनों एंड से बंधे हुए, उनका पाथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्प्रिंग का क्या मतलब है कि टोटल वर्क डन बाय बोथ ऑफ इट्स स्प्रिंग। पहली बात तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने एक्सटेंशन इनिशियल से फाइनल आप किस तरह से ले गए। समझ आई बात? और अगर हम ये बोले कि जब हम उसको इनिशियल से जहां से ले गए थे वापस उसी पोजीशन पे छोड़ देते हैं, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ गए? तो ये इंटरेस्टिंग। हाँ, फ्रेम डिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों? हाँ बिल्कुल चेंज आया है। एक मिनट मैं बताता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं। देखिए, ये कह रहे हैं कि सर जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट लिखवाया था कि स्प्रिंग का फोर्स का जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन, बार बार मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल शब्द में बोलेंगे स्प्रिंग का वर्क
वो अंडरस्टूड होता है बाय बोथ ऑफ इट्स एंड। समझ आई बात? बैठ जाओ आप। तो हमें ये बताना है कि ये फ्रेम डिपेंडेंट कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि ये फ्रेम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, टोटल वर्क। क्या? टोटल वर्क। चलो एक कंडीशन ले लेते हैं। आपको पता है एक ब्लॉक स्प्रिंग से ऐसे बांधा हुआ है ना? इस समय इसका एक्सटेंशन कुछ x है, तो kx ऐसे लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको पीछे खींचता हूं dx1 और इसको इधर खींचता हूं dx2, ओके, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग बाय बोथ ऑफ इट्स एंड? माइनस kx dx2 माइनस kx dx1, यही होता है। फिजिक्स मैथमेटिकल है, सब कुछ मैथमेटिक्स से समझिए आप। क्या आएगा? माइनस kx dx। क्या ये वैल्यू आ गई? अब कोई मुझे कह रहा है कि सर आप फ्रेम चेंज करके बात करो, इसी सीन में फ्रेम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मेरा एक फ्रेम है, समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। फ्रेम हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय dx0। फ्रेम कितना चला? यही सेटअप, मतलब आपका एक्सटेंशन कहां से कहां तक बढ़ा है? x से x प्लस dx। इसको तो फ्रेम से मतलब नहीं है ना, स्प्रिंग की जितनी लंबाई बढ़ी होगी वही बढ़ी होगी। अब मैंने इस फ्रेम को dx0 चला दिया। अब अगर इसके रेस्पेक्ट में इस पर वर्क डन पूछोगे तो विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम इधर कितना डिस्प्लेसमेंट है? dx1 प्लस dx0, हाँ या ना? तो फर्स्ट टर्म आएगी माइनस kx dx1 प्लस dx0। क्या ये वाला वर्क बदल गया? ये वैल्यू बदल गई। प्लस ये उधर गया dx2, ये आगे गया dx0, इसके रिलेटिव वो कितना गया? dx2 माइनस dx0 माइनस kx dx2 माइनस dx0। यस और नो? जरा देखिए वो dx0 गया, माइनस kx dx0 प्लस kx dx0। योर आंसर इज स्टिल माइनस kx dx। ओके, तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग, याद रखना मैं टोटल इसलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि सर दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन टोटल शब्द यूज नहीं करेगा। क्वेश्चन शब्द यूज करेगा वर्क डन बाय स्प्रिंग का मतलब ही है कि अपने दोनों एंड से कितना वर्क कर रहा है, हाँ या ना? एंड दिस वैल्यू इंडिविजुअल एंड पर डिपेंड कर रहा है, इंडिविजुअल एंड पर, लेकिन टोटल वर्क डन इज अगेन माइनस kx dx। इसीलिए तो कभी जब स्प्रिंग होती है, आप किसी दूसरे भी फ्रेम में जा रहे होते हो, बाई चांस आपको एनर्जी कंजर्व करना पड़ जाए, अभी मैं आगे की बात कर रहा हूं, या चलो एनर्जी की बात नहीं करते, वर्क डन लिखना पड़ जाए, तो आपको स्प्रिंग को लेके हेडेक नहीं होती आपको बिल्कुल भी। आप क्या देखते हो? एक्सटेंशन, वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन जाके पूछो, हेडेक रहेगी रहेगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंडीशन पे जाके सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर है अभी सबको? तो स्प्रिंग का टोटल वर्क डन, तो यहां पर पाथ शब्द से ज्यादा बेटर शब्द होता है कि स्प्रिंग को कैसे खींचा गया है, या आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि ब्लॉक्स ऐसे चलते चलते कहीं भी चले जाएं, पाथ कैसा भी हो, वो आपसे क्या पूछेगा? स्प्रिंग कितना पहले एक्सटेंडेड था और बाद में कितना है। तो आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग के खींचने वाली प्रोसीजर पर ये डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया? हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस। तो अब आपको बार बार ये करके बताने की जरूरत नहीं है, हमने आपको डायरेक्ट बता दिया कि द टोटल वर्क डन बाय बोथ ऑफ इट्स एंड इज हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। कंफर्म है ये बात? अब देखिए सारे वर्क मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कैसे कैसे वेरिएबिलिटी में निकालना है, कैसे कैसे, ठीक है? कभी स्टैटिक फ्रिक्शन है, कभी काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्या सिचुएशन है सारी बताई हुई है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन सिस्टम पर 0 आएगा, किसी एक पर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। टेंशन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड का वर्क डन सिस्टम पर 0 होता है। समझ आई बात? किसी एक पर पॉजिटिव, किसी एक पर नेगेटिव हो सकता है। तीसरा, स्टैटिक फ्रिक्शन की भी यही कहानी है, टोटल सिस्टम पे 0, क्योंकि जब हम आगे कंजर्वेशन लॉज की तरफ आगे बढ़ेंगे या वर्क एनर्जी की तरफ, तो कभी कभी कंबाइंड सिस्टम यूज करेंगे,
तो ये नॉर्मल रिएक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड कम से कम दिक्कत क्रिएट करने वाले नहीं है। समझ में आई बात? और काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन तो कोई ऐसा मत सोचना कि इंटरनल फोर्स का वर्क हमेशा जीरो ही होता है सिस्टम पर, कभी आ भी सकता है। और नॉर्मल रिएक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर हम देखें इसका सिस्टम पर वर्क जीरो था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पर वर्क नेगेटिव था। समझ में आई बात? तो देखिए अब एक टर्मिनोलॉजी है कि जैसे कभी कभी हम किसी फोर्स की बात करते हैं वर्क डन की, तो वो हमने आपको पढ़ा दिया F.dr। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क है ना? तो लैंग्वेज तो क्या है, वर्क डन बाय फोर्स। और हमारे इक्वेशंस में भी हर जगह कौन काम आने वाला है, वर्क डन बाय फोर्स ही काम आने वाला है। लेकिन कभी हमने पूछा कि बताइए mg के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg। तो ऐसे एक रिमार्क डाल लो कि कभी अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स, मतलब कोई फोर्स F है, उसके अगेंस्ट कितना वर्क होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स। समझ में आई बात? किसी फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स। क्लियर सबको? तो जैसे अभी स्प्रिंग का वर्क आया, तो अगर मैं कभी लैंग्वेज में पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग, तो पहले बाय द स्प्रिंग निकाल लो, फिर उसको क्या कर दो, नेगेटिव अप्लाई कर दो। तो जो भी एक एक्सटेंशन से दूसरा एक्सटेंशन रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एनर्जी की तरफ। तो हेडिंग डालिए एनर्जी। ये पूरा चैप्टर कैसा है, मैथमेटिकल है, मैथमेटिकली समझे चीजों को। तो एनर्जी टर्म क्या है, जो आप बहुत बचपन से ही सुन रहे हो, ओके। तो वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ, मतलब मैंने जितने क्वेश्चन करा दिए ना अभी तक, उन सब में अगर बाय की जगह क्या हो, अगेंस्ट हो, तो जिस बॉडी पर बाय द फोर्स निकाल लो, उस फोर्स का वर्क डन निकाल लो, फिर उसको अगेंस्ट निकाल लो, तो उसका नेगेटिव लगा दो। क्लियर है क्या? तो अब इसको अलग से करने की जरूरत नहीं, वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, तो एबिलिटी टू डू वर्क, और वर्क वैसे ही समझ में नहीं आया। सही बात तो ये है, मैं सही बता रहा हूं। सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मल्टीप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं, और उसको आप फील नहीं कर पाओगे। फोर्स आपको लगता है हाँ धक्का लग रहा है, कोई वेलोसिटी है आपको लगेगा कि उड़ रहा है कुछ, हाँ या ना, ट्रेवल कर रहा है, स्पीड ज्यादा है कम है, लेकिन वर्क डन आपको दिखता नहीं है, बिकॉज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम लोग यहां पर जो है एनर्जी की बात करें, दैट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क। अब पहले से ये बात समझ लेना, इसको पढ़ने से पहले, ये एबिलिटी टू डू वर्क है, मतलब कौन कितना वर्क कर सकता है। तो अल्टीमेटली आप एनर्जी उस चीज को कह रहे हैं कि अगर आप उसको क्या कराना चाहें, वर्क कराना चाहें, तो वो कितना वर्क कर जाएगा। समझ आए बात? तो एबिलिटी टू डू वर्क हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो एनर्जी जो होगी, है ना। तो एक हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को बाद में लाएंगे।
बहुत, वो भी पूरा मैथमेटिकल है। पोटेंशियल ये एक बार अगर आपको समझ आ गई ना कि है क्या, एक्चुअल में वो क्या होता है, वर्क ही है वो भी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या बोलते हैं, एक ऐसी एनर्जी जो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी है, मतलब मोशन है, उसके पास इंस्टेंटेनियस कोई वेलोसिटी है, तो उसके पास कितना एबिलिटी टू डू वर्क है। समझ आई बात? तो जैसे आप किसी फ्रेम से किसी पार्टिकल को देखते हैं और उसकी वेलोसिटी v है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं इसके पास कितनी कैपेबिलिटी है वर्क करने की। समझ आई बात? तो अभी ये ध्यान रखना, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है कि हाफ एम बी स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी की, कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उसके पास कोई वेलोसिटी है, तो हम देखना चाहते हैं कि वो बॉडी अपनी वेलोसिटी वैनिश करने तक, क्या करने तक, वैनिश मतलब हो जाएगी नहीं, पहले याद रखना एबिलिटी है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होने तक वो बॉडी किसी और पर कितना वर्क कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अभी मान के चलना आपको फॉर्मूला पता नहीं है, क्योंकि जब सॉल्व करते हैं ना तो ऐसा लगता ही नहीं है बच्चों को कि कुछ अजीब सी बात बताई। अगर आपको बचपन से लेकर आज तक ये ना पता हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ सही बात बोलो, तो अगर ये बात नहीं पता हो तो वो अब प्रूव होकर आएगी कि वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कैसे होती है। तो पहले लिखिए एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, और इसमें पहला हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, काइनेटिक लिखो, द एनर्जी possessed by a particle by virtue of its energy possessed by a particle by virtue of its motion, एनर्जी possessed by a particle by virtue of its motion, ब्रैकेट में लिख लीजिए वेलोसिटी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ब्रैकेट में ऐसे लिख लो कि हम वेलोसिटी की बात करें कि उसके पास कोई वेलोसिटी हो तो कितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी शब्द को भी किससे रिलेट करने वाले हैं, वर्क से ही, मतलब सही मायने में ये पार्टिकल अपनी वेलोसिटी जीरो होने तक किसी दूसरे पर कितना एफ डॉट डी आर प्रोड्यूस करके देगा। तो लिखिए इफ अ पार्टिकल have velocity v vector, have velocity v vector at a particular instant, मतलब ये कैलकुलेशन किसकी चल रही है, पर्टिकुलर इंस्टेंट, velocity v vector at a particular instant, then its kinetic energy, at this velocity is equal to the work done by that particle on the surrounding, अनलेस, या ऐसे लिखो, अनलेस मत लिखो तुम, तो सीधा स्टेटमेंट लिखो, क्या लिखा है मैंने, बाय द पार्टिकल ऑन द सराउंडिंग टिल इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। याद रखना ये एक कैपेबिलिटी जैसी चीज है। एबिलिटी टू डू वर्क क्या है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप 50 किलो पत्थर उठा सकते हो तो वो आपकी कैपेसिटी है। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर उसके वेलोसिटी v हो
तो वो सराउंडिंग पर कितना वर्क परफॉर्म कर सकता है, तो कितना वर्क सराउंडिंग पे करेगा वो ही हम बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या उसके अंदर कुछ भरा हुआ है? ये तो पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी v है। हाँ, अगर इस वेलोसिटी को गायब करना चाहते हो आप, इस वेलोसिटी को गायब करना चाहोगे तो ये जितना सराउंडिंग पे वर्क परफॉर्म कर जाएगा वो क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज यू हैव अ पार्टिकल एंड इसकी वेलोसिटी v है इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, तो वेलोसिटी जीरो हो रही है इसकी। तो जीरो होने के लिए आपको पता है कि इस पर जब हम इसकी डायनेमिक्स डिस्कस करेंगे तो इस पर कुछ फोर्स लग रहे होंगे। तो इस पर मान लीजिए कोई समेशन F फोर्स लग रहा है या F फोर्स लग रहा है। तो इस पार्टिकल की अभी वेलोसिटी v है और इस पर हमने कुछ फोर्स लगाया, कितना? F। तो बताइए, इसने इस पर फोर्स लगा F वेक्टर, तो इसने कितना लगाया? माइनस F वेक्टर। तो यहीं से माइनस F वेक्टर बाय द बॉडी, बोलिए ये अलग है। ये F वेक्टर किस पर है? ऑन द बॉडी, और ये है बाय द बॉडी फोर्स। अब ये इसी पॉइंट से फोर्स लग रहा है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस पर कितना वर्क होगा। आपको पता है जितना F डॉट डी आर इस पर आएगा उसका नेगेटिव वैल्यू इस पर आएगी। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको अभी तक हमने कोई नाम नहीं दिया है और अभी हम दे भी नहीं रहे हैं, बाद में देंगे, क्योंकि पहले किसको डिफाइन किया जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल पे आपको पता है कि एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? dv बाय dt। और अगर मैं दोनों तरफ किससे डॉट प्रोडक्ट ले लूं? dr से, dv बाय dt डॉट dr। तो इधर आ रहा है a डॉट dr इक्वल्स टू v वेक्टर डॉट dv, यही ना? इसको दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे बताइए ये m इंटू ए, ये f ही है क्या? आया ना? तो f डॉट dr, ओके। तो यहां से दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? mv डॉट dv। तो mv डॉट dv। अब मुझे बताइए इस इंटीग्रेशन को मुझे कब तक करते रहना है? जब तक इसके वेलोसिटी जीरो, तो किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इसकी वेलोसिटी v से क्या बन जानी चाहिए? जीरो। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज डायरेक्टली इंटीग्रेशन f डॉट dr। लेकिन ये कौन सा वर्क है? फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स, क्योंकि ये तो बॉडी की कहानी है। दैट इज इक्वल टू इधर आपका इंटीग्रेशन mv डॉट v अपॉन 2। v डॉट v क्या होता है? v स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक? v से जीरो। तो हमें दिखा कि वर्क डन ऑन द बॉडी कितना है। इसको सिंप्लीफाई करें तो m v डॉट v को एक बार सिंप्लीफाई करके v स्क्वायर बाई 2 लिख देता हूं, v से जीरो, है ना? तो अब v का मॉड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने v स्क्वायर बना दिया, क्लियर है? तो इंटीग्रेशन f डॉट dr क्या आएगा? माइनस ऑफ m मैग्नीट्यूड ऑफ v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डेफिनेटली राइट हैंड साइड कुछ आया है। अभी हमें नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब हमने क्या बोला कि दिस इज वर्क डन ऑन द बॉडी, जब तक उसकी वेलोसिटी वैनिश नहीं हो जाती, खत्म होने तक। तो वेलोसिटी अगर खत्म हुई है तो वर्क डन ऑन द बॉडी इतना है। तो वर्क डन बाय द बॉडी, तो ये है वर्क डन ऑन द बॉडी। तो वर्क डन बाय द बॉडी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी। सही बात है? तो ऑन द बॉडी एंड इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम बोलते हैं अच्छा इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर जो है इतना अमाउंट ऑफ ये वर्क कर सकता है जब तक इसकी वेलोसिटी खत्म। तो इस अमाउंट को नाम दिया गया क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई वेलोसिटी v है तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। कभी आपने बचपन में सोचा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आई कहां से?
हाँ 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 हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, DR/, DV नहीं लिखा। तुम भी यार कभी कभी एकदम गायब हो जाते हो। मैंने इस DR/DT को V लिखा है। DR/DT आ गया समझ में? नोट भी करते रहो, मुझे पता है खाने में पूरा कंसंट्रेशन रहता है। अरे ऑनलाइन में फोटो भी भेज दो जरा, लोग मांग रहे हैं। हाँ, आपने, मुकेश भैया आपने बताया नहीं क्या समोसा क्यों बांट रहे हैं? NS सर का बर्थडे था कल। नोट भी करते रहो तो अपना टाइम थोड़ा बच जाएगा। हाँ हाँ, जाओ। इसको काइनेटिक एनर्जी को सम्मान के साथ नोट कर ले जरा। बताओ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, डाउट कौन सा, इससे रिलेटेड? हाँ ले आओ, जब तक सब समोसा खा रहे हैं तब तक।
क्लियर? हाँ, पांच मिनट में सेटल डाउन हो जाओ वापस, है ना? हाँ, क्या हुआ? नहीं, मुझे पिछली क्लास में मिल गया था, मुझे पिछली क्लास में मिल गया था। मैं खा लिया अभी। मैं एक महीने में इतने समोसे नहीं खाता हूँ जितना तुम लोग एक दिन में खिला दोगे। अभी मैं पिछली क्लास में खा के आ रहा हूँ, ले सकते हो आप। ओके, फटाफट सेटल डाउन हो जाए। ये इंटरेस्टिंग चीज है पूरा मैथमेटिकल चीज है, उसको समझना आना चाहिए आपको। तो योर काइनेटिक एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो कैसे एबिलिटी हुई? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी थी और हम चाहते हैं कि अगर, देखो सिंपल एस्पेक्ट क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा गया है और उसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड को मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, इसका नाम क्या रखा? समझ में ये भी नहीं आया कि क्या है, लेकिन वर्क डन हम निकालना सीख गए। क्यों सीख गए? क्योंकि इस इक्वेशन को हम यूज करना चाहते हैं। अरे ध्यान से सुनो बात को। अब मैंने क्या पढ़ाया कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, अभी ये दोबारा इंटीग्रेट होगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी दोबारा इंटीग्रेट होगा। तो अरे एक मिनट यार, सेटल हो जाओ फटाफट। सभी लोग, कुछ कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मैं सेटल होने के बाद ही बताऊंगा। 5 मिनट में, 5 मिनट और दिए मैंने आप लोगों को। नहीं नहीं, मेरा नहीं है, एनएस सर का था कल। नहीं बताएंगे, इधर पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बर्थडे से कुछ नहीं मिलेगा। देखो अब हमारे पास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? ये सब चीजें एक बार दिमाग में घुसना बहुत जरूरी है, तब आप आपकी टॉकिंग लैंग्वेज में भी आ जाएगा। हाँ, क्या है? मॉड ये जरूरी है क्योंकि यहां पर v डॉट वी होगा, v इंटू वी का मॉड इंटू कॉस जीरो। तो यहाँ मैग्नीट्यूड बन गया ये। तो ये v स्क्वायर जो है वो मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड रखा, पहले वेलोसिटी दिखा रहा था। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब, एक मिनट पेन बंद कर दो, सबको पता ही है, ये नहीं भी जानोगे तो भी चल जाएगा। हमने क्या किया, एक पार्टिकल का मोशन एनालाइज करने के लिए पहले उसकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ली, फिर उसको क्या किया, उसको मास से मल्टीप्लाई करके ये डॉट प्रोडक्ट लेके यहां तक ले आए। अभी तक हमने इस इक्वेशन का कोई नाम रखा हुआ नहीं है। फिर हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई एनर्जी जो शब्द है वो एबिलिटी टू डू वर्क है। तो उसमें हमने कहा कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v हो तो वो कितना वर्क, एक सिंपल भाषा में अगर कहें तो वो कितना वर्क कर सकता है अगर उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाए। तो कर रहा है नहीं, कितना कर सकता है, दिस इज कैपेबिलिटी। क्लियर है? तो उस कैपेबिलिटी का जो लेना देना है, तो हमने ये देखा, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते गए तो एफ डॉट डी आर में कन्वर्ट हो गया। ये एफ किस पर लग रहा है? बॉडी पर। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये एनएलएम के थ्रू एफ एम ए को एफ लिख दिया, तो ये सारे फोर्स आगे जो इस बॉडी पे लग रहे थे, तो उस बॉडी पे लगने वाला वर्क डन जो आया, तो हमने ये पता किया कि अगर उसकी वेलोसिटी वैनिश हो जाए तो कितना वर्क वो सराउंडिंग पे। तो पहले हमने क्या निकाला, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन सराउंडिंग वाली नहीं है, हमारे पास इक्वेशन है उस पर कितना वर्क हुआ होगा। तो उसकी वेलोसिटी जीरो होने तक उसका वर्क हमें, अभी तक तो हम एफ डॉट डी आर बोल रहे थे, अब हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी जीरो होने तक उस पर कितना एफ डॉट डी आर हुआ। कितना हुआ उस पर एफ डॉट डी आर? माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, उस पर इतना हुआ। तो इसका मतलब उसने किसी पर कितना किया? माइनस ऑफ दिस। तो सिंपल भाषा में हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब ये है कि उसकी अभी जो वेलोसिटी है ना, उसके करस्पॉन्डिंग कितना वर्क वो कर सकता है, कैपेबिलिटी। और जब भी हम एनर्जी शब्द बोलेंगे वो कैपेबिलिटी होगी। बात समझ गए?
अगर वो एनर्जी बदलती है तो उसकी कैपेबिलिटी में चेंज आएगा। अब मान लो एक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ गई तो हम कहेंगे कि उसके वर्क करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई सराउंडिंग पर। समझने का तरीका देख रहे हो, है मैथमेटिकल चीज लेकिन समझा कैसे रहे, देख रहे हो। तो हम कह रहे हो जबकि वर्क हमें समझ में नहीं आया अभी तक, क्योंकि है क्या बेसिकली फोर्स और डॉट प्रोडक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है। बट अब एनर्जी शब्द को समझा रहे हैं कि वो कितना वर्क सराउंडिंग पे कर सकता है। तो अगर अब एक पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो आप कहेंगे अच्छा उसकी स्पीड बढ़ गई, तो उसका हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ गया, तो आप कहेंगे कि अब उसके पास सराउंडिंग में वर्क करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है ना। करवा नहीं रहे हम, कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बात समझ गए। फिर उसके बाद मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी घट गई, तो हम कहेंगे पहले वर्क करने की कैपेबिलिटी ज्यादा थी, अब कम हो गई है। कितनी कम हो गई है आप माइनस करके निकाल सकते हैं, बात समझ गए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस कैपेबिलिटी को कौन बदलता है, इस कैपेबिलिटी को कौन बदलता है, कि वर्क सराउंडिंग पे वर्क करने की कैपेबिलिटी कैसे बदलती है। तो किसी पार्टिकल पर जितना वर्क होता है उस पर होने वाला वर्क डन जो होता है, अभी मैं आउटपुट बता रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम का, अभी इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट मार देंगे। तो किसी पार्टिकल पर जो फोर्सेस लगते हैं वो जब वर्क करते हैं तो उस पर होने वाला वर्क जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदलता है। तो जैसे ये पार्टिकल है, अभी इसकी वेलोसिटी v है, थोड़ी देर बाद 2v हो गई, तो इस पर किसी ने वर्क करके इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया है। अगर वो कम हो गई है तो इससे किसी ने कैपेबिलिटी कम कर दी है, बात समझे कि नहीं। तो अब हम हाफ एम बी स्क्वायर को एबिलिटी टू डू वर्क की तरह देखेंगे कि कितना वर्क वो कर रहा है, बात समझ गए। तो बताइए ये किस पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी है जो भी, तो आपको पता ही है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको किससे मतलब है, पार्टिकल की स्पीड से, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो अगर उसकी वेलोसिटी v है तो उसका स्पीड v हो गया, वो स्पीड खत्म होने तक जितना वो सराउंडिंग पे वर्क परफॉर्म कर सकता है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, बात समझ गए। तो इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, स्पीड अगर आपके पास है तो आप क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो दैट इज योर हाफ एम वी स्क्वायर वेयर वी इज स्पीड, यस और नो। तो अब अगला डिस्कशन होने वाला है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो ये बताएगा कि किसी पार्टिकल की जो ये वर्क करने की कैपेबिलिटी है इसको चेंज कौन करता है। तो उस पर लगने वाले फोर्सेस से उसकी कैपेबिलिटी चेंज हो जाती है, फिर से यही एक्सप्रेशन दोबारा चलेगा। किसी पार्टिकल पे जितने भी फोर्स लग रहे होंगे वो उसको क्या करेंगे, एक्सलेशन देंगे, एक्सलेशन से मास मल्टीप्लाई होकर फोर्स बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप लिखेंगे, यस और नो। तो यहां तक सबने नोट कर लिया। तो एक पार्टिकल की, तो अब आप ये समझ रहे हो हाफ एम वी स्क्वायर आपको दिखा नहीं था आज तक कभी भी, इसकी वेलोसिटी और हाफ एम वी स्क्वायर है क्या, ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है इसकी वेलोसिटी खत्म होने तक जितना ये सराउंडिंग पे कर देगा, है ना। तो किसी और को हम दे सकते हैं इतना अमाउंट, बात समझ में आई बात। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वैल्यू जो है वो स्पीड डिपेंडेंट है, यस और नो। जिस भी फ्रेम से बात करोगे उस फ्रेम से जितनी भी स्पीड होगी उसके करस्पॉन्डिंग हाफ एम वी स्क्वायर। वरना सोचो कोई ऐसी चीज अगर इसके अंदर भरी होती, अभी इस पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, किस फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से, इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम इंटू 10 स्क्वायर। अब मान लो मैं भी इधर कनेक्टेड है क्या सिस्टम, हाँ अगर मान लीजिए मेरी वेलोसिटी भी सपोज कितनी हो 10, तो मैं कहूंगा मेरे रेस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। मान लीजिए मेरी और उसकी वेलोसिटी सेम है, तो मेरे रिलेटिव वो रेस्ट पर है, तो मैं कहूंगा मेरे रिलेटिव इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर इसके अंदर कोई भरी हुई चीज होती तो हमेशा होती ना, किसी भी फ्रेम से देखते वही आती, लेकिन ये तो फ्रेम डिपेंडेंट भी आ जाएगी, अलग अलग फ्रेम से अलग अलग कैपेबिलिटीज आएंगी। तो जिस फ्रेम से स्पीड निकालेंगे उस फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। एक पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी v है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोच के रुक जाते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन ने कोई फ्रेम बदल के पूछा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो आपको लगता है पहले थी अभी कहाँ गई, कहीं नहीं गई है,
उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी नहीं है, उसके पास जीरो है, तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। यस और नो? तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है? तो वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट हो गई, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। हाँ बेटा, अभी वहां तक पहुंचे नहीं, जब पहुंच जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। अभी एक काइनेटिक एनर्जी समझा दिया मैंने, अब जिस दिन पोटेंशियल एनर्जी समझाऊंगा उस दिन आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और अभी हम किसी भी क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। बात समझ गए? तो हेडिंग डालिए। पहले ये बात समझ गए, काइनेटिक एनर्जी भी किस पर डिपेंडेंट है? फ्रेम, बिकॉज योर वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट। तो उसी पार्टिकल की वेलोसिटी उसी मोमेंट पर, अलग अलग लोग बोल रहे हैं अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि सब अपने अपने फ्रेम से बता रहे हैं कि मेरे रेस्पेक्ट में उसके पास कितना टोटल वर्क है सही मायने में। तो हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ, कौन सी एनर्जी? ये वाली नहीं, मैं उस एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्या है, एनर्जी वेरियस टाइप्स की होती है। समझ गए? एनर्जी को हर बार किससे रिलेट करके देखा जाता है? वर्क से ही रिलेट करके देखा जाता है। तो अभी मैंने जो काइनेटिक एनर्जी शब्द यूज किया उसके लिए मैं बोल रहा हूं फ्रेम डिपेंडेंट। आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर सिंपल, कोई एनर्जी शब्द के लिए ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एनर्जी जो है वो वर्क करने की कैपेबिलिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी हम बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बात हो रही है। क्लियर है क्या? हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम किस बात को डिस्कस करने के लिए है? कि अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बदल। तो आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत सिंपल है, वेलोसिटी बदल दो। हाँ या ना? वेलोसिटी बदलने के लिए तो मुझे एक बात बताइए, अगर उसकी वेलोसिटी बदल गई तो आप वेलोसिटी पे फोकस करेंगे या स्पीड पे? स्पीड पे। हो सकता है एक पार्टिकल की डायरेक्शन बदल गई हो लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज ना हुआ हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज, जबकि वेलोसिटी बदल गई है। तो अब हम लोग वापस से उसी एक्सप्रेशन पे आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। ए वेक्टर इज व्हाट? डीवी बाई डी टी। ये पार्टिकल की काइनेमेटिक्स है, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया dr, दैट इज इक्वल टू dv। जैसे ही मैं dr से डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं ये एक्सप्रेशन आएगा। आई एम राइटिंग dr बाई dt एज v वेक्टर, तो a वेक्टर डॉट dr इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दो v डॉट dv, क्योंकि v डॉट dv जो है आपका वो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, a डॉट b b डॉट a एक ही बात होती है। अब इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया? मास से। तो ये पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं। इफ यू आर डिस्कसिंग फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम then this is your applied forces, but if you are discussing from non inertial frame, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से एक्सेलरेशन जो है वो अप्लाइड फोर्सेस के साथ स्यूडो फोर्सेस भी आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली सभी आएंगे। हाँ या ना? और फोर्स जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, तो वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है, तो जिस फ्रेम से बात होगी उस फ्रेम से हम लोग समेशन एफ डॉट डी आर करेंगे। तो याद रखना समेशन एफ में सारे आ गए। इफ यू आर डिस्कसिंग फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम सारे अप्लाइड होंगे, और नॉन इनर्शियल से बात करेंगे तो अप्लाइड के साथ साथ स्यूडो फोर्स भी इंक्लूड कर देंगे। इधर उसी फ्रेम से इसकी वेलोसिटी लिखी हुई है v वेक्टर डॉट dv वेक्टर। हाँ या ना? इंटीग्रेट मार रहे हैं, तो अब लेफ्ट हैंड साइड एक वर्क है या बहुत सारे फोर्सेस? अगर 5 लग रहे हैं तो पांचों का वर्क आएगा, 10 लग रहे हैं तो कोई भी यहां छूटना नहीं चाहिए, तो ये आएगा वर्क डन बाय ऑल। चलो इसको बाद में लिखेंगे एक स्टेप के बाद। तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ? किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो उस जगह पर इसकी वेलोसिटी वी आई है और फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी वी एफ है। वेलोसिटी को बदलता हुआ कौन ला रहा है? फोर्स ला रहा है। अब यहां से जब हम बात करेंगे इस इंटीग्रेशन की, तो इधर आ रहा है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, दैट इज इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे
हाफ m, डायरेक्ट लिख दूं, ये बेसिकली v डॉट v लिखा हुआ है, समझ गए, और लिमिट v इनिशियल वेक्टर से वेक्टर, तो ये आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन f डॉट डी आर, इवन ये समेशन है, समेशन ये बता रहा है सभी आ गए, और आपको अलग अलग निकालना है, अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो चलिए इंटीग्रेशन हाफ m, ये स्पीड का स्क्वायर हो गया, तो मॉड ऑफ v फाइनल का होल स्क्वायर माइनस हाफ m मॉड ऑफ v इनिशियल का स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहां पर f डॉट डी आर, तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको लिख रहा हूं इंटीग्रेशन f1 डॉट डी आर प्लस f2 डॉट डी आर एंड सो ऑन, जितने भी हैं, दैट इज इक्वल्स टू ये हाफ m v फाइनल का स्क्वायर और ये हाफ m, तो हाफ m v फाइनल स्पीड है ये ध्यान रखना, हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहां से वहां तक पूरी चीज आ गई। तो हमने देखा कि अच्छा जब उसकी वेलोसिटी v फाइनल है तो इतनी कैपेबिलिटी टू डू वर्क है, इनिशियल पर इतनी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी में कुछ चेंज आया है, किसकी वजह से आया है, उस पर उस पे लगने वाले फोर्सेस के वर्क डन की वजह से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल पर जितना वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है सब ऐड कर दीजिए, उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी कब बदलती है, जब उस पर फोर्स लगता है, लेकिन उसकी स्पीड तब बदलती है, क्योंकि स्पीड बदलना ही इंश्योर करेगा कि काइनेटिक एनर्जी बदली। या अगर वेलोसिटी बदल गई लेकिन स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो वेलोसिटी बदलने का काम फोर्स करता है, लेकिन कोई आपसे अगर शॉर्ट में पूछे कि उसकी स्पीड क्यों बदली, तो आपका कारण है कि उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, तो उस इनिशियल से लेके फाइनल मोमेंट तक उन सबका वर्क डन कुछ आया होगा। अगर वो पॉजिटिव आया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो स्पीड बदलता है ना, तो ओवरऑल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक अगर वर्क डन बाय फोर्सेस हैं, याद रखना दिस इज ऑल, ऑल लिखा हुआ है, उस पर जितने लगे कोई भी छोड़ना नहीं है, तो सबने जितना टोटल वर्क किया वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अब देखो लैंग्वेज क्रिएट हो गई, जबकि वर्क एफ डॉट डी आर है, काइनेटिक एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क है, तो उसकी एबिलिटी टू डू वर्क तभी बदल रहा है जब उस पर टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हो। अगर एक पार्टिकल पे कोई फोर्स ना लगे तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आने का मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, और स्पीड में चेंज नहीं आया तो हम कहेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम, समझ गए। लेकिन याद रखना काइनेटिक एनर्जी स्पीड से डिटरमाइन हो रही है, वेलोसिटी से नहीं, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, फोर्स लगने पर वेलोसिटी बदलेगा, ये कंफर्म बात है, लेकिन फोर्स लगने पे स्पीड बदलेगी ये कोई जरूरी। अगर मान लीजिए उस फोर्स का एफ डॉट डी आर इंटीग्रेट करने पे जीरो आए, मान लीजिए उस पर 10 फोर्स लग रहे हैं, उन सबको मिला जुला के एफ डॉट डी आर जीरो हो जाए, तो उस दोनों इंटरवल्स के बीच में उसमें उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी की उतनी ही रहेगी। बात समझ में आई या नहीं? तो हाँ, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इंडिकेट कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी कम की कर दी गई। हाँ, उसकी कैपेबिलिटी कम कर दी गई है, तो कम करने के लिए ये सब वर्क डन ही रेस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आई बात?
तो फोर्स के वर्क डन के थ्रू कैपेबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फोर्सेस का वर्क डन डिस्कस करता है। फोर्स की वजह से वेलोसिटी, फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी तो बदलेगी बदलेगी, बट स्पीड बदलेगी वो कोई जरूरी नहीं है। अगर हम एलिमेंट्री डिस्कशन कर रहे हो तो अगर वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड। और लार्ज इंटरवल में बात करें तो अगर टोटल एफ डॉट डी आर की वैल्यू कभी प्लस हो कभी माइनस और मिला जुला के क्या हो जाए, जीरो, तो उसकी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड वो सेम आ जाएगी। तो अब एक बात ध्यान रखना, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, हमने कैपेबिलिटी से डिफाइन किया उसको। नहीं, आपको इंश्योर तो करना पड़ेगा कि आप उससे वर्क बाहर ले रहे हैं, समझ आई बात, तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी घटते घटते जीरो कर दी हमने। अब तो मैं यहां से बात कर रहा हूं, ठीक है ना। याद रखिएगा वो कैपेबिलिटी है, आपके पास 100 रुपए हैं, आप 100 रुपए खर्च कर सकते हो, ये मस्ट नहीं है कि खर्च कर रहे हो, बात समझ गए। अब मैंने आपको 10 रुपए और दे दिए, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ गई खर्च करने की, 10 रुपए ले लिए, तो यहां पर उस कैपेबिलिटी के बढ़ने और घटने की बात चल रही, क्लियर है। तो अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। बस ये ध्यान रखना, अगर आप इनर्शियल फ्रेम से हैं तो वर्क डन बाय ऑल द अप्लाइड फोर्स, और अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से हैं तो यहां पर आपको स्यूडो फोर्स का वर्क भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक रिमार्क लिख लो, तो किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बदलने का जिम्मेदार उस पर लगने वाले फोर्सेस का वर्क डन होगा, टोटल फोर्सेस का वर्क डन होगा, यस और नो। चलें आगे, रिमार्क लिख लो, ये लिख लिया ना सबने, नोट कर लिया, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लो पूरा, लिख चुके हो तो नीचे रिमार्क लिखिए, देखो इफ work energy theorem is applied from inertial frame, if work energy theorem is applied from inertial frame, then applied from inertial frame, then then there will be there will be work done by the applied forces, then there will be work done by applied forces only, सही बात है क्या, applied forces only। और एक लाइन छोड़ के लिखो, if the frame is non inertial, if the frame is non inertial, then if the frame is non inertial, then along with applied forces, then along with applied forces, work done by pseudo force, जो आप पार्टिकल पे बनाते हो ना माइनस एम ए वेक्टर, तो माइनस एम ए वेक्टर डॉट डी आर की भी कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। वैसे ही जैसे हमने सिखाया है, कभी फोर्स कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, वेरिएबल हो तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग, समझ आई बात। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज आल्सो इंक्लूडेड, इज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है।
ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप समझ गए हो तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक कोई पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है, हम किसी भी क्वेश्चन को चाहें तो वर्क डन से आगे बढ़ा सकते हैं। फिर बाद में आप देखोगे कि हम उसमें भी कुछ और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो भी प्योर मैथमेटिकल है। बात समझ गए क्या? तो उसकी लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी को पूरा लैंग्वेज में समझा दिया गया कि क्या चीज है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी दिख रही है कि वो क्या होती है, यस और नो? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। तो मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, ओके, और ये एक पार्टिकल है, ये अभी रेस्ट पर है। इसको हमने स्लाइटली क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ओके। इसका मास कुछ m है मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये पार्टिकल आपको पता है इस ट्रैक को कवर करता हुआ एज पर कंस्ट्रेंट आ जाएगा, तो ये नीचे पहुंचा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और नीचे पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी कुछ v है और उसका स्पीड v है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हो गई टेंजेंशियल टू द पाथ और उसका मैग्नीट्यूड v हो गया। ठीक है, ये सरफेस स्मूथ है, तो क्वेश्चन लिखिए फाइंड आउट द स्पीड। बहुत सिंपल है, when the particle reach at the bottom, find out the speed when particle reach at the bottom, ओके। पार्टिकल ऊपर से नीचे आया, आप लोग को आता होगा बट मैं एक बार वापस से सोचना सिखा रहा हूं कैसे से सोचा जाता है। अभी अगर यही स्पीड अभी तक इस चैप्टर से पहले बात किया जाता तो हम इसका क्या करते, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आते हैं, एंगल वगैरह भी बदल रहा है, तो बहुत कैलकुलेशन खतरनाक है वो, तो टाइम डिपेंडेंट तो कैलकुलेशन हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। बात समझ गए? लेकिन पार्टिकल जब स्लाइड होता हुआ यहाँ आएगा तो पहले आप ये ध्यान रख लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम इनिशियल से फाइनल, एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जहां भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो सपोज योर इनिशियल पार्ट इज दिस और फाइनल ये, तो आपको पता है कि जब ये चलेगा तो इस पे दो फोर्स हैं, एक तो mg, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, और नॉर्मल नहीं मालूम। इवन यहाँ पर आप इसके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ना अलग अलग जगह पर नॉर्मल की वैल्यू नॉर्मल एक्सेलेरेशन के हिसाब से वो वेरिएबल भी होगी, है ना। अब मुझे पता है कि किसी पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्सेस, क्या यही दो फोर्स है, और इन दोनों फोर्सेस का जो वर्क डन होगा वो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो अब हम यहाँ देखो स्पीड कैसे निकाल पाएंगे, तो आपको मैंने वर्क डन निकालना सिखाया है। कौन सा फोर्स कांस्टेंट है, तो mg का तो डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन में ये गिवन है, ये हाइट कितनी है h, ये गिवन है क्वेश्चन में। और दूसरा पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन का, एक तो वैल्यू भी वेरिएबल है, तो जब फोर्स वेरिएबल होता है तो हम डायरेक्ट देखते हैं या एलिमेंट्री लेवल पे, तो मैं ये देख रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट्री लेवल पर वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंट, पाथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। क्या कर रहे हो तुम लोग, दिमाग ठंडा हो गया क्या? अच्छा वेरी गुड, मतलब नॉर्मल रिएक्शन पाथ के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी पाथ के, मेरा दिमाग खराब होने वाला था अभी। तो इस समय पर इसका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट देखते जाओ ध्यान से, जैसा पढ़ा है वैसे ही कर रहे हैं। मुझे यहां से यहां तक का वर्क डन चाहिए, इसमें दो फोर्सेस इन्वॉल्व थे, एक कांस्टेंट है उसको तो मैं डायरेक्ट देख लूंगा क्योंकि मुझे पता है उसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा जो n है हो सकता है वो वेरिएबल हो, कैसा भी हो, डायरेक्शन भी उसकी बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो हम एलिमेंट्री लेवल पे गए तो हमेशा n वेक्टर और dr वेक्टर हर मोमेंट पर परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो ही आएगा क्योंकि उसका dw जीरो है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, याद रखना एलिमेंट्री लिख रहा हूं, n वेक्टर डॉट dr, चेक कर लो हर जगह ऐसा ही है क्या, तो हर जगह dw ये जीरो है, यानी वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो आएगा। समझ आई बात? तो यहां से यहां तक टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो हो गया,
जो है बहुत खतरनाक, लेकिन उसकी वैल्यू, उसका एन डॉट डी आर 0 है। अब वर्क डन बाय mg, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहां से यहां तक क्या बताया था? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स नीचे है, उस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट नीचे कितना है? h। तो वर्क डन प्लस mgh माइनस mgh प्लस mgh। अब मुझे पता है इस पार्टिकल पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कहां से कहां तक? इनिशियल टू फाइनल, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, डेल्टा के बराबर है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में वर्क डन बाय नॉर्मल है प्लस वर्क डन बाय mg है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ के हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय mg दैट इज इक्वल्स टू हाफ m फाइनल स्पीड माइनस 0। समझ में आई बात? तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर, हमें पता चल गया उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, और वो बता रहा है इसकी फाइनल स्पीड अंडर रूट 2gh है। बात समझ में आया कि नहीं? तो वहां से लेके यहां तक तो हमने इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से किया है। अब आप समझ सकते हो यहाँ कहीं पोटेंशियल एनर्जी का नाम आया क्या? क्वेश्चन तो हो गया। अब आपने पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम सुना हुआ है, तो जब आप उसकी कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ फोर्सेस को हटा के उनके लिए कुछ और समझाया जाएगा। तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को किससे डील करने वाले हैं? वर्क डन बराबर, तो आप देख रहे हैं अगर किसी पार्टिकल पर वर्क, टोटल वर्क डन अगर पॉजिटिव होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और टोटल वर्क डन अगर नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर हम टाइम की कैलकुलेशन करें और उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन को प्रोसीड करें तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन v डॉट dv बनाकर m से मल्टीप्लाई करके यहां तक पहुंच गए हम, तो इक्वेशन सॉल्व हो रही है। यस और नो? नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ भैया, वो उनको बोल दीजिए थोड़ा एसी बंद करने के लिए। हाँ, यहीं पे है क्या? मतलब जो भी है, टेम्परेचर अगर बढ़ सके तो बढ़वा दीजिए। चलें आगे। अब देखो, आपको पता चला या नहीं चला, लेकिन बहुत बड़ा काम आसान हो गया है। यहाँ रास्ते में इसकी कोई स्पीड थी, इसका कोई एक्सीलरेशन था, टेंजेंशियल था dv बाई dt, उसके करस्पॉन्डिंग जब हम डिस्कशन करेंगे तो हमें यहां से यहां तक समझ में आई बात? तो किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बदलने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क डन, और फोर्स लग रहा हो लेकिन टोटल वर्क डन 0 आ जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसके थ्रू एक ब्लॉक अटैच्ड है, ब्लॉक का मास m, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके ओके, और अभी स्प्रिंग यहां पर नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ। जल्दी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी लाएंगे, बट सारे क्वेश्चन को हम चाहें तो वर्क डन से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस समय पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। लिखिए द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट then find out the maximum extension in the spring
maximum extension in the spring and maximum speed of the block and maximum speed of the block. अब देखो इधर सुनो, पहली बात, आप लोग क्या करते हो, जैसे क्वेश्चन मिला वर्क एनर्जी थ्योरम में कुछ कर लें, ऐसे नहीं होता है। पहले क्वेश्चन को एनएलएम और काइनेमेटिक्स से ही पकड़ना है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या हमारे पास ऑप्शन है, हाँ या ना। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग चाहिए, पहला पार्ट। तो इधर देखो, पहले आप कोई वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में अभी नहीं सोचेगा, पहले हर क्वेश्चन को दो बातों से शुरू किया जाता है, एनएलएम एंड काइनेमेटिक्स। एक मिनट, तो इसकी काइनेमेटिक्स डिस्कस करनी है मुझे, पहले ध्यान से समझना, मोशन डिस्कस हो रहा है पहले, फिर देखेंगे कि क्या काम का है क्या काम का नहीं है। चलिए, इस ब्लॉक को यहां से छोड़ा, बताइए इसका एक्सेलेरेशन कितना है। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना बंद कर रहा हूं भाई, तुम लोग मुझे फ्रस्ट्रेट कर दोगे भाई। एक मिनट, एक मिनट, कुछ मत बोलो, जीरो बोल रहे चिल्ला चिल्ला के लोग, एक्सेलेरेशन। एक मिनट, अब कोई नहीं बोलेगा, मुझे लगना चाहिए कि तुम लोग सीख गए सब। इधर इधर mg फोर्स नीचे है, kx अभी जीरो है, इसका एक्सेलेरेशन आएगा g। पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, तो g एक्सेलेरेशन की वजह से ये नीचे आगे बढ़ेगा। अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा तो थोड़ी सी वेलोसिटी आएगी इसके पास एक्सेलेरेशन की वजह से। अब जो वेलोसिटी आएगी, मतलब तुम लोग हंसो मत यार ऐसे, लेकिन कोई चीज पूछे तो उसका जवाब दो। अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन करके आप यहाँ डायरेक्ट गड़बड़ कर रहे हो। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जीरो है, mg फोर्स है, एक्सेलेरेशन जी होगा। जैसे थोड़ा सा नीचे जाएगा स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, तो जितना एक्सटेंड होगी उसके करस्पॉन्डिंग mg नीचे लगेगा, kx ऊपर। क्या पार्टिकल का एक्सेलेरेशन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अभी तो kx की वैल्यू जस्ट आई ही है, mg अभी काफी ज्यादा है, तो उसका एक्सेलेरेशन आएगा mg। क्लियर, ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन आएगा mg माइनस kx अपॉन m। ओके, फिर और एक्सेलरेट, अभी इसकी एक्सेलेरेशन नीचे ही है तो वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, नीचे भी जाएगा, एक्सटेंशन भी बढ़ेगा। एक्सटेंशन बढ़ना इंश्योर करेगा कि इसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन नीचे ही है, तो जब तक mg kx से बड़ा है ये लगातार स्पीड अप, हाँ या ना। ठीक है, एक मोमेंट आया जब mg इक्वल्स टू kx हो गया, तो ये क्या हुआ, mg इक्वल्स टू kx का मतलब एक्सेलरेशन जीरो आ गया। अब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, इसके पास अभी तक वेलोसिटी आई है या नहीं, तो वेलोसिटी इमीडिएटली तो गायब होगी नहीं, तो पाथ ट्रेवलिंग है, तो वो थोड़ा और नीचे चलेगा, तो चलने से आप नहीं रोक सकते उसको। अगर आप वहां जाके पकड़ लो तो बात अलग है, लेकिन अभी उसके पास वेलोसिटी है तो वो नीचे तो चलेगा ही, तो स्प्रिंग को और एक्सटेंड कर देगा। तो अब स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर देन mg, तो अब ये बॉडी डिसलरेट करने लग गई। अब डिसलरेट करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही, बताओ कब तक नीचे जाएगी, जैसे ही इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक मिनट, एक मिनट, अब जीरो हो गई, रुकी रहेगी क्या, एक मिनट, क्यों, kx mg से ज्यादा है, तो ये ऊपर उठ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, फिर अपना ये इसी तरह से पूरा सिस्टम चलता रहेगा। तो मुझे अब दो बातें मिल गई, एक तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम वहां आएगा जहां ब्लॉक कम्स इन इक्विलिब्रियम, हाँ या ना। इक्विलिब्रियम मतलब mg kx बराबर होंगे, और दूसरा मैक्सिमम एक्सटेंशन वहां पर आएगा जहां वेलोसिटी फिर से जीरो। तो एक मिनट, इसकी वेलोसिटी जीरो और यहां से यहां तक, देखो थ्योरी से चीजों को कैसे मिलाया जाता है, जिस दिन सीख गए उस दिन आपका क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएगा। तो देखिए, वेलोसिटी जीरो से जीरो, क्या यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक है, और डेफिनेटली यही मैक्सिमम एक्सटेंशन भी हो जाएगा। अब ये तो हुआ मोशन डिस्कशन, अभी तक मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं। अब आप मुझसे कहेंगे ना, अगर इसको काइनेमेटिक्स और एनएलएम से डील करने, तो शायद ये क्वेश्चन वहां से डील भी हो जाएगा।
मैं इसका एक्सीलरेशन लिखूंगा g माइनस के एक्स बाई एम, फिर उसको v dv बाई dx लिख के इंटीग्रेशन में डाल दूंगा। तो वहां से मैं इनिशियल और फाइनल स्पीड के करस्पॉन्डिंग मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल है। चलो अब हम लोग उसको उधर से छोड़ के इधर आते हैं, देखते हैं कि इनिशियल और फाइनल में क्या हम ब्लॉक के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर सकते हैं। क्योंकि किसी पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो किसी भी दो मोमेंट पर, जैसे अभी मुझे मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए, तो इन दोनों मोमेंट पर मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम है, तो मैं वर्क डन को एनालाइज कर सकता हूं। अब इसमें बात कहां फंसेगी, एक तो होगा mg का वर्क, जो कांस्टेंट फोर्स है उसका वर्क तो मैं लिख लूंगा, हाँ या ना। एक मिनट रुक जाओ, अभी जल्दीबाजी नहीं। अब स्प्रिंग का वर्क पढ़ाने में क्या पढ़ाया गया है, स्प्रिंग का वर्क डन बाय बोथ ऑफ इट्स एंड, हाँ या ना। लेकिन हम यहाँ डिस्कस तो कर रहे हैं पार्टिकल की डायनामिक्स, किसकी, पार्टिकल पे। तो थोड़ा कॉन्शियसली देख लो, क्योंकि वहां पर जो वर्क डन वो बोथ ऑफ इट्स एंड का टोटल है। तो क्या आपको लग रहा है यहां पर, क्योंकि ये एंड रुका हुआ है, तो सारा वर्क दूसरे एंड से ही हो रहा है, तो स्प्रिंग का टोटल वर्क एक ही एंड पर हो रहा है और वो सीधा ब्लॉक पर हो रहा है। वरना मुझे इक्वेशन में ब्लॉक के लिए क्या चाहिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक चाहिए मुझे, और वो सिंगल एंड का वर्क है। और मैंने आपको सिंगल एंड का वर्क निकालना अभी नहीं बताया है, क्योंकि हमने कहा टोटल हमें मालूम है कि वो, लेकिन बाय चांस एक एंड रुका हुआ है, तो टोटल वर्क डन हम सीधा सीधा ब्लॉक पे दे सकते हैं, हाँ या ना। तो स्प्रिंग का वन एंड का वर्क बाय चांस टोटल वर्क के बराबर है, एंड दैट इज ऑन द ब्लॉक। तो ब्लॉक पर अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। तो यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, तो ऑल द फोर्सेस कौन कौन से हो गए, mg, और तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये खतरनाक है, एक्चुअली वर्क डन बाय स्प्रिंग अलग चीज होती है। यहाँ वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑफ वन एंड चाहिए, बाई चांस वो वर्क डन बाय स्प्रिंग के बराबर आ रहा है, बिकॉज द अदर एंड इज एट रेस्ट। अभी उस एंड को मैं पकड़ के ऊपर खींच लूं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, वर्क डन बाय स्प्रिंग सीधा ब्लॉक पर नहीं आएगा। अगर मैं दूसरे एंड को भी मूव कराता हूं तो, और आपको टोटल वर्क पता है, तो बाई चांस वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक लिख रहा हूं मैं, हाँ या ना। ध्यान से समझना, मैं स्टेप बहुत सही लिख रहा हूं। वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक दैट इज इक्वल टू डेल्टा के ऑफ ब्लॉक, और बाई चांस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू total work done by spring, because one end is at rest। तो उसका kx और उसका dx जीरो है, इस वजह से उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए सारा स्प्रिंग का वर्क ब्लॉक को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी गई है, हाँ या ना। चलिए, वर्क डन बाय mg नीचे आया है, कांस्टेंट फोर्स है, प्लस mg x मैक्सिमम। बोलिए, इतना सोचने की आदत डाल लेना। आप लोग क्या करोगे मैं पहले ही बताता हूँ, ये क्वेश्चन और ये एनर्जी कंजर्व मैं बता रहा हूँ, और उसमें क्या होगा, क्या उड़ाना है, क्या रखना है, क्या सोचना है, बिकॉज प्योर मैथमेटिकल चैप्टर है ये पूरा। मैथमेटिकली डिसीजन लोगे, गलत कभी नहीं होगा। तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा के, जीरो माइनस जीरो। इनिशियल से फाइनल की बात करें तो यहां पर आएगा mg इंटू एक्स मैक्सिमम प्लस हाफ के एक्स इनिशियल जीरो माइनस एक्स मैक्सिमम का एक्सटेंशन इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से मेरे पास आ रहा है mg एक्स मैक्सिमम इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, और यहां से मेरे पास एक्स मैक्सिमम आएगा, एक तो आ रहा है जीरो, तो जो जीरो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इनिशियल मोमेंट,
और दूसरा x मैक्सिमम आ रहा है 2 mg/k। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है। बात समझ गए? तो ये आप नोट कर लीजिए। बाय चांस टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू द वर्क डन बाय वन ऑफ इट्स एंड। समझ आई बात? नोट कर लीजिए। अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी की कहानी नहीं सोचेगा, अभी हम नहीं जानते वो क्या है। समझ आई बात? हाँ, एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल इनिशियली नेचुरल लेंथ में है। नहीं, अब कुछ नहीं करना है आपको, कॉस कॉस वॉस नहीं करना है अब। हाँ, अपोजिट है। हाँ देखो, आप ऐसे देखो, मैं बताता हूं। आप इस एक्स, ये जो वैल्यू है ना, इसको इस बात से मतलब ही नहीं होता है कि कैसे चलाए आप, तो ये बाद में आपको सही वैल्यू निकाल के दे देगा। तो आप उधर फोकस मत करो, यहां से देखो वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है अपने आप। अगर नेगेटिव होना चाहिए तो वो नेगेटिव आ जाएगी, देख लीजिए ये आ रही है नेगेटिव, तो ये अपने आप ले आएगा, आपको चिंता करने की अब जरूरत। अब आप इनिशियल फाइनल दें, क्योंकि इसका वर्क डन प्रोसीजर पर डिपेंडेंट नहीं है। अरे यस और नो? अब इसमें पता है इंपॉर्टेंट क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। फिजिक्स में ये बहुत सारे लोग हो सकता है लिखने की कोशिश करें, लेकिन ये इक्वेशन आंसर दे ही नहीं रहा है। आंसर इसने दिया। तो जब तक आपको कंडीशन ही नहीं पता है तब तक आप इक्वेशन लगा के क्या करोगे? तो मैं पहले बोल रहा हूं, इक्वेशन को बाद में लाना है, पहले उसकी एनएलएम और काइनेमेटिक्स डिस्कस करनी है, फिर बाद में देखते हैं कौन सा कंजर्वेशन भी लगाया। हालांकि अभी हम कंजर्वेशन नहीं लगा रहे हैं, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब कौन सा लॉ लगाया जा सकता है वो बाद की कहानी है। जैसे कि अब मैं इसका निकालूंगा मैक्सिमम स्पीड। क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? मैक्सिमम स्पीड। तो जब तक मुझे ये पता नहीं है मैक्सिमम स्पीड आएगी कहां, तो या तो मेरे पास कोई फंक्शन हो जो मैथमेटिकली पूरा हो, तो हम बिल्कुल ब्लाइंडली चलेंगे कि क्या हो रहा है देखते हैं। लेकिन हमें यहां पर पता है इसकी डायनेमिक्स, कि पहले स्पीड अप हो रहा था, फिर एक लेवल के बाद स्पीड डाउन होना चालू होगा। हाँ या ना? तो वो जो जगह है वहां पर उसकी स्पीड मैक्सिमम आएगी। तो जब आपको वो जगह का पता चल जाएगा तब जाके आपके पास इक्वेशन का कोई मतलब है, वरना आप इक्वेशन लिख के बैठ जाओ, आपको क्या पता कहाँ मैक्सिमम स्पीड आ रही है। यस और नो? तो देखते हैं सेकंड पार्ट में मैक्सिमम स्पीड निकालो। हाँ, नहीं, एक मिनट, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने इसको क्या लिखा है? वर्क डन बाय स्प्रिंग। आप एक बार फॉर्मूला देखो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है? माइनस के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट होने के बाद जो आएगा वो है ना? अब वो माइनस आएगा कि प्लस आएगा उससे कंफ्यूज मत हो आप। माइनस आएगा कि प्लस आएगा वो ये इक्वेशन खुद ले आएगा। तो ये फॉर्मूले में हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। अब सेकंड पॉइंट क्या चाहिए मुझे? मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड की पहले कंडीशन मुझे पता है कि ये कहां मिलेगा। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम स्पीड उस जगह आएगी जहां पर ये एक्सेलरेट करते करते, एक्सेलरेशन डिक्रीज करते करते एक्सेलरेशन जीरो होगा और इसके बाद डिसलरेशन शुरू होगा। तो मैंने मान लिया कि यहां से एक्स नॉट नीचे जाकर, तो के एक्स नॉट ऊपर लग रहा है डाउनवर्ड एम जी लग रहा है, तो के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी। अगर ये बात नहीं मालूम है, इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है। तो ये पता करना है पहले तो कि कंडीशन क्या होती है, उसके बाद आगे बढ़ाया जाता है। समझ गए? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरे लिए इनिशियल हो गया और फाइनल हो गया। किसी पार्टिकल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जिम्मेदारी उस पर लगने वाले फोर्सेस के वर्क डन से होता है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के। तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक। अरे बात समझ रहे हो? के फाइनल माइनस के इनिशियल। बाय चांस ये किसके बराबर है?
टोटल वर्क के बराबर है। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब समझ रहे हो ना तुम लोग मेरी बात, क्योंकि आगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो फिर आप लोग चाहोगे कि सर लिख दे फटाफट, तो मैं लिखूंगा नहीं, इसलिए मैं पहले से सावधान चल रहा हूं। समझ गए क्या कि भाई यहाँ मुझे ब्लॉक के ऊपर वर्क चाहिए था स्प्रिंग का, तो एक एंड का था, बाई चांस वो टोटल वर्क के बराबर है, तो कितना आएगा प्लस का mg x नॉट, क्योंकि mg नीचे x नॉट भी नीचे और ये कांस्टेंट फोर्स है, ये आएगा हाफ के x इनिशियल माइनस x फाइनल x नॉट का स्क्वायर, and this is responsible for the change in kinetic energy of the particle. How much it is? हाफ m v max का स्क्वायर, ये फाइनल मोमेंट है और इनिशियली उसकी जीरो रेस्ट वाली कंडीशन से। समझ आई बात? तो mg x नॉट और दिस, ठीक है, तो यहां से यहां तक mg x नॉट की वैल्यू बताइए, mg बाई k माइनस ऑफ हाफ के x नॉट स्क्वायर है, x नॉट इज योर mg बाई k का होल स्क्वायर, दैट इज हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर। बताइए सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, mg का होल स्क्वायर बाई 2k, के ही आ रहा है क्या, के ही तो आएगा नीचे, दैट इज इक्वल टू हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर। व्हाट इज v मैक्स, दैट इज हाफ से हाफ कैंसिल आउट, अंडर रूट m बाई k इंटू g, g अंडर रूट m बाई k। बात समझ में आया है नहीं? देखिए मैक्सिमम स्पीड अभी निकाला है मैंने ये समझाया था कि भाई जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ रही थी, बट एक्सीलरेशन कम हो रहा था क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो एक लेवल पर mg और kx नॉट बराबर हो गए, इसके बाद kx नॉट ज्यादा है और mg कम है, इसलिए इसके बाद ये डिसलरेट होगा। यहाँ kx नॉट को बढ़ाने किसने बढ़ाया, वेलोसिटी ने, अगर वेलोसिटी नहीं होती तो वो नीचे जाता ही नहीं, तो नीचे चला गया। अगर हम इसको इसी मोमेंट पे पकड़ लेना तो यहीं रुका रह जाएगा ये, लेकिन वेलोसिटी होने की वजह से ही नीचे जा रहा है। क्लियर है क्या? एक बार मुझे शीट देना जरा वर्क पावर एनर्जी की, किसी के पास है? इसमें देखो पहले ना वर्क एनर्जी में आपका पहले सर्कुलर के क्वेश्चन आएंगे, देखिए वर्क पावर एनर्जी में एक्सरसाइज 1 तो हम लोग सर्कुलर बाद में करेंगे, पहले हमने वर्क पावर शुरू कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर इसमें ना कहीं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव शब्द आ रहा है, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, वर्क डन इंडिपेंडेंट आ जाए या डिपेंडेंट आ जाए, आप तो क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी इसकी बस डेफिनेशन ही देनी। हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, कंजर्वेटिव वो जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड, और नॉन कंजर्वेटिव वो जो डिपेंड करे। तो आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 56 तक। ये नेक्स्ट क्लास कब है अपनी, कल है क्या? तो जब भी है नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्व करके लाना है आपको। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।